10 अप्रैल 1912 को आरएमएस टाइटैनिक, जिसे उस समय का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज माना जाता था, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपने पहले सफर पर निकला। इस जहाज की लंबाई 259 मीटर और ऊंचाई 50 मीटर से भी अधिक थी। इसमें 2000 से अधिक यात्री और क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें बड़े बड़े उद्योगपति, अभिनेता और अमेरिका में नई जिंदगी की तलाश में जा रहे इमिग्रेंट्स शामिल थे। टाइटैनिक को अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज माना जाता था। इसकी निर्माण लागत 7.5 मिलियन थी, जो आज के हिसाब से लगभग 400 मिलियन के बराबर है। इसमें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं थीं, जैसे हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट और 2 बार। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहली आइस वार्निंग मिली। इसके बावजूद जहाज की गति 21 से 1.5 नॉट्स लगभग 40 किमी घंटा बनी रही। 14 अप्रैल की रात बिना चांद की अंधेरी रात में 11:40 बजे फ्रेडरिक फ्लेट नामक लुकआउट ने एक विशाल आइसबर्ग देखा और तुरंत चेतावनी दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 11:44 बजे टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया, जिससे उसके 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर के बाद कैप्टन स्मिथ ने स्थिति का जायजा लिया और समझ गए कि जहाज डूबने वाला है। टाइटैनिक में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे और माना जाता था कि 4 तक के क्षतिग्रस्त होने पर भी जहाज तैरता रहेगा। लेकिन 6 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका था, जिससे जहाज का डूबना तय था। रात 12 बजे डिस्ट्रेस कॉल भेजे गए। करीब 12:20 बजे पास के जहाज आरएमएस कारपेथिया ने सिग्नल पकड़ा, लेकिन वह 107 किलोमीटर दूर था और टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लगने वाले थे। टाइटैनिक में केवल 20 लाइफ बोट्स थीं, जो सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त नहीं थीं। पहली लाइफ बोट्स आधी खाली उतारी गईं, क्योंकि लोग मानते थे कि जहाज अनसिंकेबल है। जैसे जैसे जहाज आगे झुकता गया, लोगों को खतरे का एहसास हुआ और भगदड़ मच गई। रात 2:05 बजे आखिरी लाइफ बोट उतारी गई और टाइटैनिक में अभी भी और 800 से अधिक लोग फंसे हुए थे। 2:20 बजे टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटकर समुद्र में समा गया। इस त्रासदी में 1500 से अधिक लोग मारे गए। इस दुर्घटना के बाद समुद्री सुरक्षा नियमों में कई बदलाव किए गए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स अनिवार्य किए गए। 24 घंटे रेडियो वॉच और डिस्ट्रेस सिग्नल्स की मान्यता सुनिश्चित की गई। इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना हुई, जो अटलांटिक में आइसबर्ग्स की निगरानी करता है। जहाजों के डिजाइन में सुधार किए गए, जैसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की ऊंचाई बढ़ाई गई। टाइटैनिक की कहानी हमें यह सिखाती है कि तकनीकी उत्कृष्टता के बावजूद प्रकृति के सामने मनुष्य की सीमाएं हैं। यह त्रासदी न केवल एक जहाज के डूबने की कहानी है, बल्कि यह मानव अहंकार, लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी का परिणाम भी है। टाइटैनिक की त्रासदी सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव इतिहास का वो अध्याय है जिसमें तकनीक, मानवीय लापरवाही और प्रकृति की असीम शक्ति का संगम दिखता है। टाइटैनिक जिस रात डूबा, उस वक्त पास में एसएस कैलिफोर्नियन नामक एक अन्य जहाज भी था। यह जहाज टाइटैनिक से महज 10-20 मील, लगभग 16-32 किलोमीटर की दूरी पर था। एसएस कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड और उनकी टीम को टाइटैनिक से आई चेतावनियां सुनाई दी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएस कैलिफोर्नियन ने टाइटैनिक से निकले फ्लेयर संकट संकेत भी देखे, लेकिन इसे उन्होंने सेलिब्रेशन फ्लेयर, जश्न का संकेत, समझ लिया। इसकी वजह से एसएस कैलिफोर्नियन टाइटैनिक की मदद करने के लिए समय पर नहीं पहुंचा और टाइटैनिक पर फंसे सैकड़ों लोगों की जान बचाई नहीं जा सकी। बाद में इस जहाज और इसके कैप्टन की भूमिका की काफी आलोचना हुई। टाइटैनिक से संकट संकेत एसओएस मिलने पर आरएमएस कारपेथिया नामक एक अन्य जहाज तुरंत मदद के लिए रवाना हुआ। उस समय कारपेथिया टाइटैनिक से करीब 68 मील, लगभग 73 किलोमीटर दूर था। कारपेथिया ने बर्फीले पानी और खतरनाक आइसबर्ग्स के बीच से होकर करीब 17 नॉट्स, 33 किमी घंटा की रफ्तार से टाइटैनिक की ओर दौड़ लगाई। कारपेथिया के कैप्टन आर्थर रोस्टन ने अपने जहाज की पूरी शक्ति संकट में डूबे लोगों को बचाने में लगा दी। कारपेथिया जब घटना स्थल पर पहुंचा, तब टाइटैनिक पूरी तरह डूब चुका था और समुद्र की सतह पर सिर्फ लाइफ बोट्स और बचे लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। टाइटैनिक के डूबने के बाद दशकों तक इसके मलबे को ढूंढने की कोशिशें जारी रहीं।
आखिरकार 1985 में अमेरिकी समुद्री खोजकर्ता रॉबर्ट बैलार्ड और फ्रांसीसी टीम के संयुक्त प्रयास से अटलांटिक महासागर की गहराई लगभग 3,800 मीटर में टाइटैनिक का मलबा खोजा गया। ये खोज समुद्री अन्वेषण में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। मलबे की हालत देखना किसी दिल दहला देने वाले दृश्य से कम नहीं था। जहाज के टूटे हुए हिस्से, बिखरी हुई चीजें और डूबे यात्रियों की यादें, सब कुछ उस गहराई में छुपा था।